जियोपॉलिटिक्स टुडे एंड टुमारो, इस पर मैं आपके साथ अजय कुमार झा। अभी हमारा G20 समिट अब आज ख़त्म हो गया और क्या मिला, इस पर मैं एक जनरल ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जनरल ऑब्जर्वेशन, इसमें जो कुछ भी हुआ और जैसा भी हुआ, इसमें इतना तो तय हो गया कि भारत ने एक नए मुकाम को हासिल कर लिया। आज तक ऐसा इधर पिछले लंबे समय से हुआ नहीं था। एक डिक्लेरेशन का पर सहमति बन जाना, जहाँ सारी चीज़ें यूनैनिमस तरीके से होती हैं, और ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में और ऐसे क्रिटिकल टाइम में जब पूरी दुनिया में एक तहलका मचा हुआ है, वॉर का सिचुएशन है, उधर यूक्रेन का वॉर है, इधर इंडिया चाइना का जो स्थिति है वो भी पता है, ताइवान और चाइना और ताइवान की स्थिति का पता है लोगों को, इंडो पैसिफिक में घटनाएं किस तरह से घट रही हैं यह पता है, इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में, फ्यूल का क्राइसिस, फूड का क्राइसिस, फर्टिलाइज़र का क्राइसिस, यह सब पूरे दुनिया को रौंद रहा है। सभी परेशान हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाइना एक बिल्कुल ऑड मैन आउट की तरह, एलिफेंट इन द रूम की तरह उसके जो जियोपॉलिटिक्स में मूव हो रहे हैं, कुछ उसी तरह से हो रहे हैं। ऐसे में चाइना से भी, रसा से भी, और उस रसा से जिसे वेस्टर्न कंट्री देखना नहीं चाहती है, उसे हर स्तर पर सैंक्शंस तो लगे ही हैं, उस पर प्रहार करके उसे सबक सिखाना चाहती हैं। और उधर रसा भी अपने मिशन में लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके भी बहुत बड़े ग्रुप में एक सपोर्ट बेस तैयार उसने भी कर लिया है। अब ऐसे में ये वहाँ पर भारत के द्वारा मोदी जी के नेतृत्व में, जहाँ इनके ज़बरदस्त टीम मैनेजमेंट ने सिचुएशंस को ऐसा कंट्रोल किया कि सारी चीज़ें बिल्कुल देश हित में निकल आईं, और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी ले जाएंगे। उन्होंने इंटरनेशनल एरेना में तो यह साबित कर ही दिया है, राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में भी इसकी धूम मचेगी और मच रही है। इसमें यह भी एक उनका एक एडिशनल एडवांटेज है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स के लेवल पर यह तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब देखिए किस तरह से मोदी जी ने सब सारी चीज़ों को संभाला। अभी थोड़े दिन पहले पिछले ही महीने वो ब्रिक्स में थे, और इसके बाद वो उसी वक्त उससे थोड़ा पहले वो अमेरिका गए हुए थे, फ्रांस गए हुए थे, फिर बाद में वो इजिप्ट गए, ग्रीस गए ब्रिक्स सम्मेलन के बाद, और इसके बाद ठीक इससे पहले अभी जो 9 और 10 को यह जो समिट मीटिंग थी, उसके पहले वो इंडोनेशिया पहुंच गए। इंडोनेशिया में एशियान और एशियान इंडिया का समिट होना था, वो उसमें शामिल हुए। साथ ही साथ वो एक और जो संगठन है जो जिसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं और भारत भी उसमें है, उसमें भी शामिल हुए। एक ही दिन समझिए कि 24 घंटे का दौरा उन्होंने किया। उसके तुरंत बाद उन्हें इंडिया आना था और यहाँ प्रेसिडेंट बाइडेन पहुँचने ही वाले थे। अब इतना बड़ा मैसिव कार्यक्रम, कम से कम 60 सिटीज़ में ये प्रोग्राम पिछले करीब 9-10 महीने से चल रहे थे। ये एक अलग बात है। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स, कम से कम 300 मीटिंग्स ऐसा माना जाता है कि इन लोगों ने, मतलब भारत की जियोपॉलिटिकल टीम जो है उसने कंडक्ट कराए। उसमें जो शेरपा और मंत्रिमंडल के कुछ खास जो जहाँ जिनका ज़्यादा रोल था वो लोग उसमें शामिल रहे। अब इन सब स्थिति को अगर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि हर एक मोर्चे पर अब देखिए, और इसमें रसा ने आने से इनकार कर दिया, इसमें चाइना के आने से इनकार किया, मतलब रसा तो आया, पुतिन साहब नहीं आए, इधर शी जिनपिंग नहीं आए,
उन्होंने भी अपना रिप्रेजेंटेटिव प्रीमियर को भेजा, लेकिन आए तो वो नहीं। अब ऐसे में इसको लेकर के चलना, और एक और प्रेसिडेंट वो भी नहीं आ पाए, संभवतः शायद मेक्सिको के। तो अब ऐसे, और बाकी लोग तो लेकिन आए। अब उसके बाद लेकिन और सबसे बड़ी बात ये हुई कि किन्हीं का नहीं आना किसी को अखड़ा नहीं, मतलब वो उससे वो पूरा का पूरा जो ये कन्वर्सेशन या जो डायलॉग चल रहा था, मल्टी लेटरल जो डायलॉग चल रहा था, उसमें कहीं किसी तरह का कोई व्यवधान ऐसा नहीं आया जिससे कि यह लगा या लगता कि चीज़ें संभल नहीं पाएंगी। हालांकि इस बात की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि जिस तरह से पूरा सिचुएशन बना हुआ है, सभी एक दूसरे को कहीं ना कहीं मात देना चाहते थे, सह और मात का खेल चल रहा था बड़े बड़े देशों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर। वो चैलेंज मोदी जी के सामने था। अब ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात, जो दो तीन जो महत्वपूर्ण बात मुझे जो साफ दिखता है, वो तो ये कि मोदी जी ने इस G20 को G21 बना दिया। पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इसका मेंबर बना। जैसे यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर है, उसी तरह से अब अफ्रीकन यूनियन इसका मेंबर होगा। उसके दुनिया भर के करीब 1.25 अरब की उसकी आबादी है, उतना बड़ा क्षेत्रफल है। और इसका वहाँ पर अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उस पर सारी दुनिया की नज़र लगी हुई है। वहाँ जो मिनरल्स हैं, चाइना ने बहुत ज़बरदस्त वहाँ प्रभाव बना रखा हुआ है पहले से ही। वेस्टर्न कंट्रीज़ के ज़बरदस्त कंट्रोल हैं कई देशों में। वहाँ फ्रांस का तो है ही है, और देशों के भी हैं। रसा ज़बरदस्त तरीके से वहाँ कंट्रोल कर रहा है कई जगहों पर। हाल में भारत ने भी एंट्री ली है, परंतु अभी वो उस तरह का डोमिनेंस अभी भारत को मिल नहीं पाया है, पर उस कवायद में भारत भी लगा हुआ है। और ग्लोबल साउथ का इशू है, जिसे मोदी जी ने बड़े एड्राइटली, बड़े ही बुद्धिमानी से उसे एक हथियार के रूप में यूज़ किया, मुझे लगता है। और ये बड़ा उनके काम आया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा एथिकल और मॉरल इशू उठाया कि ग्लोबल साउथ, और ग्लोबल साउथ क्या है, वो रिसीविंग एंड में है। लंबे समय से, सेंचुरीज से रिसीविंग एंड में चल रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उसे कॉलोनाइज किया, चाइना ने उसे कॉलोनाइज किया है। अब वैसी स्थिति में स्थिति बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा था कि होता चला जाएगा। कैसे उनको यूनिफाई किया, और एक ग्लोबल साउथ का एक इमेजरी, और इमेजरी नहीं है, वह फैक्ट है। और यह पहले से भी चल रहा था, कोई मोदी जी ने इसका प्रारंभ नहीं किया, लेकिन हाँ, एक जो मीटिंग उन्होंने किया था ग्लोबल साउथ का, यह पहली मीटिंग भारत ने ही किया, इनके नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हुआ था। अब ऐसे में कोई देश ऐसा कैसे कह सकता है कि जो मॉरल स्टैंड लोग लेते हैं, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, क्लाइमेट चेंज में भागीदारी, बहुत सारी चीज़ें, जेंडर इशूज़, जो और भी बहुत सारी चीज़ें, फूड, फर्टिलाइज़र, तो उस मॉरल ग्राउंड को इन्होंने ऐसा पकड़ा कि किसी भी बड़े राष्ट्र को उससे छिटकने में या उससे कट करके निकलना मुश्किल सा हो गया। मेरा तो अपना ऑब्जर्वेशन यही है। ये एक ज़बरदस्त, एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनके पास हथियार उनके हाथ लगा, और जो उन्होंने प्लान ही किया होगा कि इसे हम यूज़ करेंगे। और ये सब चीज़ तो पॉलिटिक्स में होती ही है, और जियो पॉलिटिक्स में तो खास करके होती है। आपको बेस्ट से बेस्ट जो मॉरल वैल्यूज़ है उसे आकर लेकर के अगर आप चलेंगे नहीं। और भारत के साथ एडवांटेज ये है कि इसने सिर्फ मॉरल वैल्यूज़ का झंडा ही मात्र नहीं उठाया, बल्कि इसने इसको अंजाम देने में इसने कई ऐसे कार्य किए पिछले 3-4 साल के अंदर, जो इस बात को बिल्कुल ताकीद करता है कि जो भारत कह रहा है वह भारत कर भी रहा है। कोविड में जिस तरह से भारत ने वैसे देशों को मदद पहुंचाई जिसको कोई देखने वाला नहीं था, जिसको कोई सूद बूद लेने वाला नहीं था। हमें और आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने किस तरह से कोविड के वैक्सीन पर कंट्रोल जमा रखा था। वो अपने से हट करके किसी दूसरे देश को देना नहीं चाहते थे।
वहाँ भारत ने अपने यहाँ 1.5 अरब आबादी, करीब करीब 1 अरब 40 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी सारे लोगों को वैक्सीन देने के प्रोसेस को शुरू कर देने के बावजूद भी भारत ने अपने वैक्सीन का निर्माण कर लिया, और 2 वैक्सीन, और उसे इन लोगों को, कई देशों को उन्होंने फ्री भी भेजा। कई ऐसे जो वो ईस्ट से वेस्ट, साउथ से नॉर्थ, कोई भी देश इससे बचा नहीं रहा। ये इसके अलावा अभी उन्होंने जो इसरो में का जो सफलता अभी चंद्रयान 3 को लेकर के अभी हमारी हुई है और अभी वो चली रही है, उसको उन्होंने साझा करने की बात कही। स्पेस सेक्टर में वो उन्होंने लोगों को सारे देशों को इनवाइट किया कि ह्यूमन वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपनी जो हमारी उपलब्धियां हुई हैं हम वो शेयर करेंगे। आज तक बड़े बड़े देश करते नहीं रहे, भारत का ये मजाक उड़ाते रहे। आज भी उनके पास वो उतना बड़ा कॉर्पस ऑफ नॉलेज है जो वो सारा शेयर करें तो उससे भारत जैसे देशों को कितना फ़ायदा हो, पर वो उसके लिए अभी भी उस तरह से तैयार नहीं है। हमें पता है और आप देख रहे हैं। तो ये चीज़ें मोदी जी को इन सब चीज़ों ने उनके कथनी और करनी में किसी विषमता का अभाव आप कह सकते हैं कि नहीं था। वो वही कह रहे थे और वही कर भी रहे थे, यही उन्होंने किया, और ये उनका मोरल जो इंटीग्रिटी है वो उन्हें अपर लेवल पर पुश कर देता है। खुद फ्रांस ने कहा, खुद फ्रांस के प्रेसिडेंट ने, मैक्रोन ने अभी यहीं पर इंडिया में कहा कि जिस स्थिति में आज भारत है कि वही इस काम को कर सकता था, इस तरह का दिल्ली डिक्लेरेशन जो यूनानिमस तरीके से हो सके, क्योंकि वो स्थिति भारत ने ही अपनी बनाई हुई है। हम लोगों में से किसी भी देश में वो मोरल स्टैंड नहीं है, या वो स्टैंड नहीं है, वो स्थिति नहीं है कि सबों को वो साथ लेके चल सके। भारत ऐसे में भी चाइना को भी अपने बोर्ड पर ला पाया, अक्रॉस द बोर्ड भारत ऐसा कर पाया। हाँ, ये कोई प्लेटर में नहीं आया। भारत सरकार ने, मोदी जी ने जिस तरह से एम्प्लॉय किए हुए थे अपने ब्यूरोक्रेट्स की टीम को, अपने मंत्रियों की टीम को, और वो जिस तरह से पिछले एक साल से लगातार लगे हुए थे इस कंटेक्स्ट में, और उसके पहले अपने इस बात पर कि ह्यूमैनिटी के लिए हमें काम करना है, वो इसमें कोविड के समय से ही लग गए थे, बल्कि उसके पहले से भी। अब ऐसे में स्वाभाविक था कि जो कुछ भी मोदी जी को मिला है वो बहुत अथक प्रयास के बाद मिला है, और जो कुछ भी इस देश को मिला है इस देश ने यूं ही नहीं कमाया है, और इसका एडवांटेज बहुत कुछ मिलेगा। और अभी तो सबसे बड़ी बात, वैसे तो हाँ, जो मैं कह रहा था पर मैं इधर भटक गया, दूसरी बातों को करने लगा, आपके साथ शेयर करने। एक तो इन्होंने वो ये अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवा लिया, अब ये G21 अब हो चला, और जो मिडिल ईस्ट से लेकर के इंडिया तक जो कॉरिडोर इन्होंने, जिस पर अमेरिका को, पूरे वेस्टर्न कंट्री को साथ लेकर के, सऊदी अरब, UAE, बीच में इजिप्ट, इजराइल वगैरह सारे कंट्रीज इस रूट पर आ जाएंगे। इन्होंने जो एक पैरेलल लाइन तैयार कर दिया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना चला रहा था, उसके बरक्स इन्होंने सीधे, और इंडिया से लेकर के वहाँ मिडिल ईस्ट होते हुए, यूरोप होते हुए वो अमेरिका तक पहुँचेगा, और यहाँ इंडिया से होकर के वो बिल्कुल आसियान तक चला जाएगा। आसियान को पार करने की बात बाद में शायद ये सोचेंगे, परंतु अभी तक तो आसियान तक तो जाना ही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे जो जिस तरह से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है उसको जो सपोर्ट और बैकअप मिलेगा, चूँकि इसकी वजह से भारत एक सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, जो बनना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो अभी चलाए जा रहे हैं वो काफ़ी काम आएगा। और अभी भारत ने इसी क्रम में जो अपनी साझेदारी के देने के क्रम में भारत ने यह भी कहा है, जो फाइनेंशियल और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जिससे हमारे यहाँ UPI वगैरह ये सब जिन चीज़ों को लेकर के हम बहुत कुछ आगे बढ़ चुके हैं, वो भारत दुनिया के डेवलप से डेवलप कंट्री को देने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत है। यह वन वे ट्रैफिक नहीं है, भारत बस यूं ही
इस काम को करने में सफल नहीं हुआ है। जब से मोदी जी आए हुए हैं, 9-10 साल अब होने, 10 साल के समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने में ये एक 10 साल का प्रयास है जिसमें वो लगे हुए थे। और उसके बाद जो भारत को अचीवमेंट हर क्षेत्र में मिला है, स्पेस सेक्टर में, जो मिलिट्री कैपेबिलिटी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ये सब उन्हीं सब के बदौलत ये इतना कुछ कर पाए। मुझे लगता है कि वी मस्ट सेलिब्रेट दिस सक्सेस of ours. Please subscribe my channel, like my channel, share my channel. Thank you.